हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अपना 9th क्लास का फिजिक्स का पहला चैप्टर, दैट इज मोशन। ठीक, ये फिजिक्स का पहला चैप्टर है, लेकिन एनसीईआरटी में ये हमारा चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। इसका जो चैप्टर नंबर है वो 8 है और फिजिक्स का ये फर्स्ट चैप्टर है। एनसीईआरटी में तीनों के चैप्टर एक साथ दिए गए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के, तो ये 8th नंबर पे है। तो चैप्टर का नाम है मोशन। तो जब भी हम कोई चैप्टर शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि उसका चैप्टर का मतलब क्या है, राइट। तो पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में जो अराइज होता है दैट इज व्हाट इज मोशन। मोशन होता क्या है, व्हाट इज मोशन। तो देखिए, जैसे मैं अभी यहाँ हूं तो क्या मैं मोशन में हूं? नहीं, क्योंकि मैं एक ही जगह पे खड़ा हुआ हूं। अभी मैं यहां से चलकर यहां तक आ गया, तो इसका मतलब अब मैं मोशन में हूं। मतलब जब मैं चल रहा हूं, जब मैं किसी भी तरीके की काइनेटिक एनर्जी, मतलब जब मेरे अंदर काइनेटिक एनर्जी है, मतलब हम मूव कर रहे हैं, मोशन में है, इसका मतलब दैट इज मोशन। तो मोशन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो मोशन की डेफिनेशन ये कहती है that the change in position with respect to time। मतलब टाइम के साथ अगर पोजीशन चेंज हो रही है, इसका मतलब कि वहां पर मोशन हो रहा है। देखो कैसे, मैं यहां खड़ा हूं, अभी आऊं, थोड़ी देर बाद मैं यहां हूं, मतलब कुछ समय लगा, कुछ टाइम लगा और मेरी पोजीशन चेंज हो गई, मैं वहां से यहां आ गया। यानी कि टाइम के साथ जो पोजीशन बदल जाए उसी को हम कहते हैं मोशन। एग्जांपल, मैं यहां से वहां तक चला, ठीक, जैसे कार चलती है, बाइक चलती है, फैन के ब्लेड चलते हैं। तो देखो अभी ब्लेड सपोज यहाँ है, मूव करके यहाँ आ गया। तो मोशन रेस्पेक्ट टाइम के रेस्पेक्ट में अगर उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, इसका मतलब उसमें मोशन हो रहा है। तो ये तो बात हो गई मोशन की, दैट चेंज इन पोजीशन ऑफ एनी बॉडी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। अब उसके बाद एक टर्म आता है दैट मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। मोशन जो है वो एक रिलेटिव टर्म है। मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। अब ये रिलेटिव टर्म क्या है? तो देखिए, मोशन रिलेटिव टर्म है, इसका मतलब कि हम किसी चीज को कब बता सकते हैं कि कोई चीज मोशन में है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि हम अपने घर की छत पर खड़े हुए हैं और हम बाहर रोड पर देख रहे हैं, राइट। तो रोड से जो कार निकल कर जा रही है उसके अंदर कुछ दो पैसेंजर्स बैठे हुए हैं। कार के अंदर दो पैसेंजर्स बैठे हुए हैं। उन पैसेंजर्स को अगर हम देखेंगे तो अगर हम अपनी छत से बाहर देख रहे हैं, ठीक, अपने टेरेस से बाहर देख रहे हैं, कोई कार निकल के जाती है, उसमें दो लोग बैठे हुए हैं। मान लीजिए कि उस कार में ऐसे करके दो लोग बैठे हुए हैं, ओके। अब जब ये कार मूव कर रही है, आप अपनी छत से देख रहे हैं, तो आपको लगेगा कि इस कार के साथ ये दोनों लोग भी मूव कर रहे हैं, ठीक। और जब ये बाहर देखेंगे तो इनको ये लगेगा कि जितनी भी बिल्डिंग्स हैं ये सब भी पीछे की तरफ जा रही हैं। बात समझिएगा, मतलब आपको ये लगेगा कि कार के साथ ये लोग भी मूव कर रहे हैं और इन लोगों को बाहर देखकर लगेगा कि सारी बिल्डिंग्स भी चल रही हैं। लेकिन जो ये दोनों अंदर बैठे हुए हैं, क्या इन दोनों को भी ऐसा लगेगा कि ये दोनों चल रहे हैं? नहीं लगेगा, बिकॉज ये तो कार के अंदर बैठे हुए हैं। और आप जो छत से इसको देख रहे हैं, अगर आपकी पड़ोस वाली छत में मान लीजिए कोई और भी खड़ा हुआ है, तो क्या उसको ऐसा लगेगा कि आसपास के घर चल रहे हैं या आप कहीं चल रहे हैं? जबकि इनको ऐसा लगेगा कि आप मूव कर रहे हैं। तो इसीलिए कहा गया कि मोशन एक रिलेटिव टर्म है, मतलब वो डिपेंड करता है कि हम देख कहां से रहे हैं। देखो, ये इसके अंदर बैठकर देख रहे हैं, इसलिए ना लग रहा है कि आप पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं, ये घर पीछे की तरफ जा रहे हैं। और आप ऊपर से इनको देख रहे हैं, अपने घर से देख रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि कार के साथ ये लोग भी मूव कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों को आपस में नहीं लग रहा है कि ये दोनों मूव कर रहे हैं। और आप और आपका फ्रेंड सपोज खड़ा हुआ है बगल में, तो आप दोनों को भी नहीं लगेगा कि आप दोनों मूव कर रहे हैं।
मतलब मोशन जो है वो डिपेंड करता है कि देख कहां से रहे हैं, किस तरीके से देखा जा रहा है। तो मोशन जो होता है ऑब्जेक्ट का, उसे हम हमेशा फ्रेम ऑफ रिफरेंस से डिस्क्राइब करते हैं। फ्रेम ऑफ रिफरेंस का मतलब जब ये आपको देख रहे, तो आप इस टाइम जब ये आपको देख रहे हैं तो ये हो गए फ्रेम ऑफ रिफरेंस। जब आप देखेंगे इसके अंदर, जब आप इन्हें देखेंगे तो ये हो जाएंगे आपके लिए फ्रेम ऑफ रिफरेंस। मतलब आप कहां से देख रहे हैं इस चीज पर डिपेंड। फ्रेम ऑफ रिफरेंस का सीधा सा मतलब जिस चीज को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब ये आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप फ्रेम ऑफ रिफरेंस, जब आप इनको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये आपके लिए फ्रेम ऑफ रिफरेंस होते हैं। तो जब भी मोशन की बात आती है तो हम देखते हैं कि हम उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्लेस से डिफाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप बाहर खड़े हुए हैं और आप बिल्कुल एक बड़े से मैदान में खड़े हुए हैं जहां पर कुछ भी नहीं है। तो अगर आप यहाँ से चलकर यहाँ तक आ गए और मैंने देख नहीं पाया, बाद में मैंने देखा, तो भी मैं नहीं बता पाऊंगा कि आप चले हैं कि नहीं चले। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ आसपास कोई ऐसा रिफरेंस पॉइंट नहीं था जिसके रेस्पेक्ट में हम कह देते कि नहीं पहले आप इसके पास खड़े थे, अब आप यहाँ चले गए। तो उसी को हम रिफरेंस पॉइंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये पेड़ खड़ा हुआ है, ठीक, और इसके पास आप यहाँ खड़े हैं। अब आप मूव करके यहाँ से यहाँ आ गए, ठीक, आप मूव करके यहाँ से यहाँ आ गए, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप इस जगह से इस जगह आए, क्योंकि ये पेड़ जो है ये काम करेगा रिफरेंस पॉइंट का, ये काम करेगा रिफरेंस पॉइंट का। मतलब एक रिफरेंस पॉइंट भी होना चाहिए, मतलब एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो हमें बताएगा कि यहाँ से मूव करके यहाँ। अगर ये पेड़ नहीं होता, पूरा सपोज अपने डेजर्ट में, रेगिस्तान में, तो रेगिस्तान में तो सब एक बिल्कुल एक जैसा होता है, फ्लैट, ना वहाँ कोई पेड़ है ना वहाँ कुछ रिफरेंस पॉइंट है, तो कोई कितना भी मूव कर जाए पता ही नहीं चलेगा कि वो मूव किया है। तो आसपास कोई ऐसा रिफरेंस पॉइंट होना चाहिए, एक ओरिजिन होना चाहिए जिससे हम ये डिस्क्राइब कर पाए कि आप मूव किए हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो ये तो बात हो गई रिफरेंस पॉइंट की। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की। तो मोशन के कई सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन हमें हमारे क्लास में 9th क्लास में दो तरीके के मोशन के बारे में पढ़ना है। एक हमें पढ़ना है रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक, जिसको हम लोग लीनियर मोशन भी कहते हैं, और दूसरा हमें पढ़ना है सर्कुलर मोशन। तो पहले तो हमें रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ना है पूरा, और फिर बाद में जब ये चैप्टर एंड में पहुंचेंगे तब जाकर हम कहीं सर्कुलर मोशन के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, रेक्टिलिनियर मोशन एक लाइन में मोशन हो रहा होगा, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा होगा, उसे हम कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। जैसे सपोज कोई यहाँ ए पॉइंट पर खड़ा है और थोड़ी देर बाद वो यहाँ बी पॉइंट पर आ जाए, तो इसका ये मोशन जो है बिल्कुल सीधी एक लाइन में होता है, इसलिए इसको रेक्टिलिनियर मोशन। मान लीजिए यहाँ खड़ा है और वो यहाँ आ गया, तो भी लीनियर मोशन, मतलब एक लाइन में। और सर्कुलर मोशन तो आप समझ ही गए होंगे, जब कोई सर्किल में मूव करे, यानी कि मान लीजिए कोई कार इस तरीके से, या कोई बाइक या कोई साइकिल एक सर्कुलर मोशन कर रही है, गोल गोल राउंड ले रही है, तो उसका मोशन सर्कुलर मोशन कहलाएगा। तो जो हमने अभी आपको रिफरेंस पॉइंट बताया उसको हम पोजीशन भी कहते हैं कभी-कभी, ठीक है। मतलब हम किसी पोजीशन के अकॉर्डिंग ये बात बता सकते हैं कि आपका मोशन हुआ है कि नहीं हुआ। मतलब मैंने यहाँ भी पेड़ का एग्जांपल दिया, यहाँ एक पेड़ है और उससे मूव करके आप दूसरी जगह पहुँच गए, तो वो रिफरेंस पॉइंट, वो आपकी पोजीशन हो गई। मतलब पोजीशन एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर किसी इंस्टेंट पर कोई चीज़ रही हो। जैसे ये एक पेड़ है, अभी यहाँ आप खड़े थे और अब आप यहाँ आ गए, ठीक, तो ये आपकी पोजीशन हो गई। मतलब पोजीशन इज अ पॉइंट वेयर द ऑब्जेक्ट वाज लोकेटेड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी समय कोई ऑब्जेक्ट जिस जगह पर रहता है वही उसका पॉइंट पोजीशन कहलाता है। मतलब वो पॉइंट जहाँ पर ऑब्जेक्ट कभी रहा हो, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पोजीशन। तो अभी आपकी ये पोजीशन, फिर आपकी ये पोजीशन, मतलब यहाँ पर भी आप कुछ टाइम रहेंगे, फिर मान लीजिए आप आगे बढ़ गए, तो पोजीशन चेंज हो सकती है। तो जब आगे बढ़ेंगे तो हमें दो क्वांटिटी के बारे में पढ़ना है। पहला है डिस्टेंस और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट।
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस को हम पाथ लेंथ भी कहते हैं, ठीक। तो समझिए डिस्टेंस क्या है। जैसे ये आपका सपोज घर है, आप घर से अपने फ्रेंड के घर पर गए, राइट, ये आपका घर, ये आपके फ्रेंड का, और आप यहाँ तक गए। अभी मत जाइए, ये आपका घर, ये आपके फ्रेंड का, तो ये आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये आपकी पाथ लेंथ हो गई, मतलब जितना आप टोटल चले वो पाथ लेंथ। फिर आप अपने फ्रेंड के घर से मान लीजिए आप घूमते हुए पार्क पहुंच गए, ठीक। तो ये आपका टोटल क्या है, ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस, ये सब क्या होगा, आपकी पाथ लेंथ होगी, जिसे हम डिस्टेंस बोलेंगे। फिर मान लीजिए कि आप पार्क से किसी रेस्टोरेंट चले गए, है ना, भूख लग गई आपको, तो आप किसी रेस्टोरेंट आ गए। तो रेस्टोरेंट क्या हो गया, मतलब अब आपसे कहा जाए कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आप कहोगे कि मेरे घर से मेरे दोस्त का घर था 2 किलोमीटर सपोज, तो वो मैंने कर लिया डिस्टेंस। फिर ये 1.5 किलोमीटर था, और फिर ये मान लीजिए 1 किलोमीटर था, तो इन सबको ऐड कर दो, वही मेरा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। तो 2 और 1 3, 3 और 1 4, ये हो गया 4.5, यानी आपका जो डिस्टेंस पाथ लेंथ हो गया वो हो गया 4.5 किलोमीटर। नाउ कम टू डिस्प्लेसमेंट, दैट व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को अगर हम डिफाइन करें तो आप ये समझ लीजिए, द शॉर्टेस्ट path between initial and final position। इनिशियल और फाइनल पोजीशन में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बने दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। देखो आप घर से चले, ये आपका इनिशियल पॉइंट हो गया, इनिशियल मतलब जहां से आपने शुरू किया, इनिशियल पॉइंट, और कहां तक आए आप, फाइनल पॉइंट आपका ये हो गया। अभी आपसे कोई पूछे रेस्टोरेंट में कि आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आप क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। चाहे वहां रास्ता हो चाहे ना हो, इसको आप डायरेक्टली मिला दो, ठीक। ये आपका घर और ये आपका रेस्टोरेंट, तो ये जो आपने लाइन मिला दी दैट इज डिस्प्लेसमेंट। ये घर से रेस्टोरेंट तक की दूरी डिस्प्लेसमेंट। तो मान लीजिए ये हमारी करीब 3 किलोमीटर थी, तो यहाँ से ऐसे करके घर से दोस्त के घर पर, दोस्त के घर से पार्क, पार्क से रेस्टोरेंट, तो आपका जो डिस्टेंस आ रहा था वो 4.5 किलोमीटर आ रहा था, जबकि आपका डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 3 किलोमीटर। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो अलग अलग क्वांटिटी है, ठीक। ये एक भी हो सकते हैं, इनकी जो वैल्यू है वो सेम भी हो सकती है, और इनकी वैल्यू डिफरेंट भी हो सकती है, डिपेंड करेगी कि हम कहाँ से उसको देख रहे हैं। अब ये तो मैंने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझा दिया। अब मैं अगर आपसे कुछ सिंपल से क्वेश्चंस पूछ लूं इसी से रिलेटेड, तो कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको क्वेश्चन बहुत सिंपल से क्वेश्चन बता दे रहा हूं, ठीक। जैसे मैं आपसे ये कहूं कि आप इस पॉइंट पर थे पहले ए, और आप बी तक आए, ठीक, ए से बी तक, और ये जो आपका डिस्टेंस है ये सपोज 3 किलोमीटर। फिर आप बी से चले गए सी पर, बिल्कुल सीधे गए सी पर, और ये जो आपका डिस्टेंस है वो मान लीजिए कि 4 किलोमीटर, ठीक। ये मतलब आप ए से चले बी, बी से चले सी। तो मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस, कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक। तो आप आई होप कि आप बता देंगे कि डिस्टेंस आपने कितना ट्रेवल किया। फिर मैंने आपसे पूछा कि इसी केस में आप मुझे अपना डिस्प्लेसमेंट भी बताइए, ठीक। तो आप डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में बनने वाला शॉर्टेस्ट लेंथ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो आप इनको ज्वाइन कर लीजिए। बाकी आप लोग क्लास 8th में पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़े ही होंगे, दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर, और आप उससे इसका आंसर निकाल लेंगे, ठीक। तो इसका आप कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा बेटा। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो समझ में आ गया होगा आपको। हम उम्मीद करते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया होगा। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। एक और आपको हम सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं।
मान लीजिए कि ये एक सर्कुलर पाथ है और आप यहां से चलना शुरू हुए ए से, ये इसकी बेटा रेडियस है। सपोज ये रेडियस है आपकी 7 मीटर, ओके, विद यूनिट आंसर दीजिएगा 7 मीटर। आप ए से चले और ऐसे करके यहां बी तक आए, ठीक, ये इसका बेटा डायमीटर है, ये रेडियस है 7 मीटर, इसको आप डायमीटर मत समझिए पहली बार। आप बी तक आए बेटा, तो मैं आपसे पूछूं ए से बी तक, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया मुझे वो बताइए, और डिस्प्लेसमेंट क्या है वो बताइए। तो ये दो सवाल मेरे आपसे हैं, आप इनके आंसर दीजिए। आई होप कि आप लोग उसको कर लेंगे, बहुत सिंपल है, सबने सर्किल वर्किल तो सबने पढ़ रखा होगा पहले से, ठीक। अब देखिए मैं आपको वो केस बताऊं जहां डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होते हैं। देखिए ये आपका घर है, ये आपका स्कूल है, ठीक, और आपके घर से आपके स्कूल के लिए बिल्कुल सीधा रास्ता है, बीच में कोई भी टर्न नहीं है, कोई मोड़ नहीं है। तो आप घर से ऐसे आए और यूं आप स्कूल चले गए। सपोज ये डिस्टेंस है 2 किलोमीटर, तो घर से आप जब स्कूल आए तो इस केस में आपका डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस क्या है, तो आप कहेंगे कि घर से और स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर, तो दैट इज माय डिस्टेंस यानी पाथ लेंथ। अब मैं आपसे कहूं कि आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, घर से जब आप स्कूल तक आ गए तो आपने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, तो आप कहोगे कि शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, और वी कैन से इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, तो इसके बीच में जो शॉर्टेस्ट लेंथ है वो ये 2 किलोमीटर ही बनेगी बेटा, तो यही हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो ये ऐसा केस है जहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है। मतलब सिंपल सी बात, जब मोशन एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हो, मोशन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हो, तो हम कहेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर। अब आपने क्या किया कि आप स्कूल गए और स्कूल से फिर छुट्टी हुई तो घर वापस आ गए। अभी तो स्कूल जा ही नहीं सकते भाई, है ना, कोरोना वायरस जो है ये कोरोना वायरस है, तो भाई पूरे इंडिया क्या पूरी दुनिया को ही परेशान करके रखा है, ना बच्चे स्कूल जा पा रहे, ना टीचर पढ़ाने जा पा रहे, ऑनलाइन पढ़ाना पड़ रहा है, तो स्कूल से घर आए। अभी मैं आपसे पूछूं कि आपका डिस्टेंस क्या है, ठीक, डिस्टेंस क्या है, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि 2 किलोमीटर हम गए और 2 किलोमीटर वापस आए, तो द टोटल पाथ लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, 2 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर दैट इज 4 किलोमीटर। अब मैं आपसे पूछूं कि आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक, डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आप कहोगे कि हम 2 किलोमीटर गए, 2 किलोमीटर आए, डिस्टेंस 4 किलोमीटर हो गया। अब हमें बनाना है एक ऐसी लाइन जो फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच में हो। तो देखो आप घर से चले और घर ही वापस आ गए, जहां से चले थे वहीं वापस आ गए, तो उसके बीच में कोई लाइन तो बन नहीं सकती, लाइन नहीं बन सकती, दैट मींस डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0 किलोमीटर, और वी कैन से 0, यानी कि जब हम जहां से चले वहीं वापस आ जाए, मतलब हमारा फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट जब एक हो जाएगा तो हम कहेंगे कि हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 है। आई होप कि यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो हम लोग यहाँ पर कई सारी चीजें पढ़ेंगे, डिस्टेंस पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, स्पीड पढ़ेंगे, वेलोसिटी पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, बहुत सारे नए नए टर्म्स आएंगे जो अभी तक आप लोगों ने आई थिंक नहीं पढ़े होंगे। हम लोग ऐसे बहुत सारे टर्म्स पढ़ेंगे। अब हम मान लीजिए बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी की। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? तो देखो, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता है बट डायरेक्शन नहीं होता है। मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होता है। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जहां मैग्नीट्यूड भी होता है
और मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होता है। ये दोनों चीजें होती हैं, मतलब मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अब एक नई बात आई होगी आपके दिमाग में कि ये मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये तो मैंने पहले कभी सुना ही नहीं है, राइट? मतलब स्केलर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी इन व्हिच मैग्नीट्यूड एज वेल एज in which magnitude is present but direction is not mentioned, and vector quantity is a quantity in which direction and magnitude both will be present या both are present, that quantity is called vector quantity। तो सवाल है कि भाई मैग्नीट्यूड क्या है ना, व्हाट इज मैग्नीट्यूड? पहली बार सुन रहे हैं मैग्नीट्यूड टर्म, या हो सकता है आप लोगों ने सुना भी हो, कुछ लोगों ने। तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो है मैग्नीट्यूड। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप यहां से जाइए और यहां से 2 किलोमीटर चलते जाइए, दैट मीन्स मैंने आपसे ये कह दिया कि आपको 2 किलोमीटर जाना है। वो 2 किलोमीटर इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, 2 किलोमीटर इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, 2 किलोमीटर इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, राइट? इवन अगर कोई हनुमान हो तो वो डायरेक्शन ऊपर भी हो सकता है 2 किलोमीटर, राइट? तो 2 किलोमीटर डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। दैट मीन्स मैंने आपको ये तो बता दिया कि 2 किलोमीटर जाना है, लेकिन डायरेक्शन मेंशन नहीं किया, डायरेक्शन मेंशन नहीं किया, सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया 2 किलोमीटर, 2 दिस 2 इज मैग्नीट्यूड, राइट? यही है मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन, अब मैं आपसे कहूं कि आपको 2 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में जाना है, यू हैव टू गो 2 किलोमीटर इन द ईस्ट डायरेक्शन, then what will you do? You will go in a particular direction, that is east, because I mentioned the direction with magnitude, right? मैंने magnitude के साथ direction भी mention किया है। In that situation, you will definitely go to the east direction। कुछ बदतमीज बच्चे भी होंगे, मक्कार बच्चे भी होंगे जो east हो तो west जाएंगे। तो magnitude और direction जहाँ दोनों चीजें हो, that quantity is called vector quantity, और जिसमें केवल magnitude हो उसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो एक छोटी सी बात आपको समझ में आई भी होगी कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, राइट? कैसे, समझिए। देखिए, जब आप सपोज घर से स्कूल गए और स्कूल से रेस्टोरेंट गए, रेस्टोरेंट से पार्क गए, पार्क से दूसरे दोस्त के घर, किसी फ्रेंड के घर पर गए, तो मैंने आपसे पूछा डिस्टेंस क्या है, तो क्या आप डायरेक्शन देखेंगे? नहीं ना, आप बस चल देंगे, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ऐड कर दिया, डिस्टेंस आ गया। कोई डायरेक्शन हमने यहाँ पर फॉलो नहीं किया। अगर हम आपसे कहें कि आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, अब आप डायरेक्शन देखेंगे, राइट? ये मेरा फ्रेंड का घर, लास्ट मेरी पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, और मेरी इनिशियल पोजीशन घर थी, तो अब आप डायरेक्शन मेंशन करेंगे, राइट? डायरेक्शन में इसमें आप इसको मैच करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब हम आगे बढ़ते हैं, दो और क्वांटिटी की बात करते हैं, जो कि है स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक? स्पीड एंड वेलोसिटी, तो देखो दोनों का मतलब एक ही होता है लगभग, ठीक? स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, बस इतना डिफरेंस है, अदरवाइज दोनों एक ही है। मैं कहूं कि मैं बाइक चला रहा हूं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मैं बाइक चला रहा हूं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 40 किलोमीटर पर आवर ये मेरी स्पीड है, ओके, स्पीड है, एंड 40 इज अ मैग्नीट्यूड। और मैं कहूं कि मैं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक चला रहा हूं इन वेस्ट डायरेक्शन, राइट? मैंने डायरेक्शन मेंशन कर दिया तो ये वेलोसिटी हो गई। बाकी स्पीड तो देखिए आप सभी जानते होंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, आपने 8th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा भी होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक? ये फॉर्मूला होता है स्पीड का। और अगर हम कहें कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है, वेलोसिटी इज इक्वल टू, यहाँ देखो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो डिस्टेंस भी स्केलर है। अब वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट
अपॉन टाइम। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है ना उसकी एसआई यूनिट होती है मीटर, बताना भूल गया मैं, उसकी एसआई यूनिट होती है मीटर। और स्पीड की जो एसआई यूनिट होती है, देखो यूनिट आप लोग बना सकते हैं खुद ही। डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, मीटर, अपॉन टाइम की यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट टाइम की क्या है, सेकंड। तो स्पीड की जो एसआई यूनिट बन गई वो मीटर पर सेकंड। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर, राइट। और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो यूनिट क्या बन गई, मीटर पर सेकंड। आई होप कि यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी, स्पीड वेलोसिटी समझ में आ गया होगा। तो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, या कह दो पाथ लेंथ अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसी के साथ एक और टर्म आता है दैट इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, अब एवरेज स्पीड क्या होता है, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक, समझा देते हैं इसको थोड़ा सा। जैसे आप अपने घर से अपने स्कूल में, सपोज आप पैदल जाते हैं, ठीक, या आप साइकिल से जाते हैं, तो आप जब स्कूल से, घर से स्कूल गए तो आपकी स्पीड थी 2 किलोमीटर पर आवर। बहुत कम हो गई ना, बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। सपोज आपकी स्पीड थी, आप साइकिल से जा रहे हैं, आपकी स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर, तो आप स्कूल पहुंच गए। और जब छुट्टी हुई तो आप स्कूल से जब घर जा रहे हैं तो भाई खुशी है ना कि हम स्कूल से घर जा रहे हैं, तो आपकी स्पीड हो गई कितनी, 15 किलोमीटर पर आवर। स्पीड जो थी वो 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, भाई खुशी है ना, छुट्टी हो गई, स्कूल जाएंगे, अब खेलेंगे जाकर। अभी तो वैसे बहुत ज्यादा खुशी मिल रही होगी क्योंकि छुट्टी ही छुट्टी है। तो सपोज आपका स्कूल जो है वो घर से है, घर से करीब आपका स्कूल जो है वो 5 किलोमीटर है मान लेते हैं, ठीक। तो जितना डिस्टेंस इधर से होगा इतना ही डिस्टेंस उधर से होगा, ये तो बदल नहीं जाएगा। मैं स्पीड ना लेकर टाइम ले लूँ एग्जाम्पल में, ठीक है। स्पीड में टाइम ले लेते हैं क्योंकि हम आपको स्पीड तो समझा ही रहे हैं। तो मान लीजिए आपको स्कूल जाने में जो टाइम लगा था वो 1 घंटा लगा था, 5 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लगा। और जब आप लौट के आए तो यही डिस्टेंस आपने आधे घंटे में यानी हाफ एन आवर में ट्रेवल कर लिया। हाफ एन आवर में आपने ये डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, ठीक। तो अब आपसे मैं पूछूं कि आपकी एवरेज स्पीड क्या रहेगी। एवरेज स्पीड मतलब जिसमें टाइम ज्यादा लगा वहां से थोड़ा कम कर लो, जिसमें टाइम कम लगा वहां थोड़ा बढ़ा दो, ठीक। ये डिस्टेंस जरूरी नहीं बराबर बराबर हो, कम ज्यादा भी हो सकता है। तो एवरेज स्पीड आप कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस। तो देखो 5 किलोमीटर जाने का, 5 किलोमीटर आने का, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 5 + 5 अपॉन टोटल टाइम 1 घंटा जाने का और आधा घंटा आने का, 1.5 दैट इज 1.5। तो 1 + 1.5 को हाफ को हम 0.5 भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 10 अपॉन 1.5। डेसिमल हटेगा बेटा, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, ठीक। 15 6 × 90 है ना, 15 6 × 90 बचा 10, अगेन 100 पॉइंट लगा है, 0 बढ़ाया, 15 6 × 90 तो 6.66 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी स्पीड आ गई, स्पीड आ गई हमारी 6.66 किलोमीटर पर आवर। आई होप कि यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये तो था हमारा एवरेज स्पीड, वेलोसिटी, स्पीड, ये सब हमारी चीजें यहाँ तक कवर हो गई। अगले वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो बाय फॉर नाउ। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, अगर आपको अच्छा लगा तो आप लोग इसको बेटा लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन आप तक आ जाए। बाकी स्टे होम, स्टे सेफ।